तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक न्यू टॉपिक को, और टॉपिक है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। ठीक है, तो इस टॉपिक के नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम लोग इस टॉपिक के थ्रू एक प्रोसेस को समझने वाले हैं, उस प्रोसेस को समझने वाले हैं जिसके थ्रू जर्मनी को एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट किया गया था। मतलब एक तरह से कहें तो हम जर्मनी की नेशन स्टेट में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को पढ़ेंगे, और उस प्रोसीड्यूर में किन पर्सनालिटीज ने अपना एक मेजर रोल प्ले किया है, उन सारी चीजों को हम इस टॉपिक के थ्रू समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, तो क्वेश्चन पर गौर करते हैं। जर्मनी, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन? सो क्वेश्चन में बोला गया है कि क्या सेना, ठीक है, क्या सेना किसी राष्ट्र का निर्माता हो सकता है? ठीक है, आर्किटेक्ट का मतलब होता है निर्माता। तो यहां पर पूछा गया हम लोगों से कि सेना जो है वो क्या किसी नेशन स्टेट को क्रिएट कर सकता है, बना सकता है? तो इस चीज पर थोड़ा ध्यान देना है। देखिए, बात किसका आया है? सेना यानी आर्मी का। आर्मी किसके कंट्रोल में होता है? मोनार्क के। और मोनार्क जो उस समय थे वो किस आइडियोलॉजी को मतलब किस आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे? तो भाई वो था कंजर्वेटिज्म। यानी एक तरह से कहें तो रूलर्स जो उस समय थे वो कंजर्वेटिव्स थे, जो कि अगर आप याद करो तो जो कंजर्वेटिव्स थे वो नेशन स्टेट के आइडिया को फॉलो नहीं करते थे। यानी फेवर, जो नेशन स्टेट का जो एक आइडिया था उसको फेवर नहीं करते थे, उसको सपोर्ट नहीं करते थे। एक तरह से क्या, तो मोनार्क्स नहीं चाहते थे कि राष्ट्र बने। तो यहां पर हमसे इनडायरेक्टली ये पूछा गया है कि क्या जो अब कंजर्वेटिव्स थे, ठीक है, जो कंजर्वेटिव्स थे जो कि राष्ट्र नहीं बनाना चाहते थे, ठीक है, क्या अब वो एक देश का निर्माण कर सकते हैं? ये हमसे यहां पर पूछा गया है। तो इस टॉपिक के थ्रू हमको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप moved away from its association with democracy and revolution। देखिए यहां पर क्या बताया जा रहा है कि 1848 के बाद, 1848 का जो ईयर था उसके बाद जो नेशनलिज्म का जो आइडियोलॉजी था, नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी जो था वो डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन से ही नहीं केवल अब जुड़ा हुआ था। ठीक है, मतलब अब जो नेशनलिज्म का जो आइडियोलॉजी था वो रिवॉल्यूशन और डेमोक्रेसी से ही केवल नहीं जुड़ा हुआ था। मतलब कहने का यह है कि अभी तक से जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ते आ रहे हैं उसमें हमें क्या बताया गया है कि भाई जो नेशनलिज्म का फीलिंग था, नेशन स्टेट का जो आइडिया था, वो रिवॉल्यूशंस के थ्रू लोगों के बीच स्प्रेड किया गया था। और रिवॉल्यूशनरीज जो थे वो ये भी बोलते थे कि अगर एक नेशन स्टेट बनेगा तो वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होगा, यानी जो पीपल होंगे एक नेशन स्टेट में वो हेड होंगे, इस तरह का बात रखा जाता था। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो नेशनलिज्म है, डेमोक्रेसी जो है और रिवॉल्यूशन आपस में काफी इंटर रिलेटेड थे, इंटरकनेक्टेड थे। और यही जो कनेक्शन था, ठीक है, यही जो कनेक्शन था डेमोक्रेसी, रिवॉल्यूशन और नेशनलिज्म के बीच में, यही 1848 के बाद टूट गया था। अब कैसे टूटा था तो वो आगे पता चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। Nationalist sentiments were often mobilized by conservatives for promoting state power and achieving political domination over Europe। ठीक है, तो यहां पर एक नया चीज आया है। अभी तक से हमने देखा था कि भाई रिवॉल्यूशनरीज जो थे, जो कि लिबरल नेशनलिस्ट हुआ करते थे, वो देशभक्ति की जो भावना था, यानी नेशनलिज्म का जो फीलिंग था, नेशनलिस्ट फीलिंग जो हुआ करता था, उसको यूज किया करते थे। किस लिए भाई? ताकि लोगों के बीच जो नेशन स्टेट का आइडिया है उसको बढ़ावा दे सके। पर अब क्या हो रहा था 1848 के बाद से कि जो कंजर्वेटिव्स थे, यानी मोनार्क, ये सब जो कंजर्वेटिव्स जो थे वो भी नेशनलिस्ट फीलिंग का इस्तेमाल करने लगे थे। ठीक है, यानी वो भी अब क्या कर रहे थे, जो देशभक्ति की भावना था उसको उपयोग करने लगे थे, एक तरह से कहे तो यूज कर रहे थे। क्यों यूज कर रहे थे, क्या इंटेंशन था? तो इंटेंशन ये था कि इनका जो रूल है, जो ये जो राज कर रहे हैं यूरोप पे, वो कंटिन्यू हो सके, और इनका जो स्टेट पावर, यानी जो इनकी जो सत्ता में जो एक शक्ति है, ठीक है, जो सत्ता की शक्ति है उसको भी ये लोग इंक्रीज कर सके। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो ये नेशनलिज्म का फीलिंग था, नेशन स्टेट का जो आइडिया था, वो स्विच कर रहा था।
अब ये रिवॉल्यूशनरीज से, जो कि लिबरल नेशनलिस्ट हुआ करते थे, उससे अब किसकी ओर आ रहा था, तो कंजर्वेटिव्स की ओर आ रहा था। अब देखिए अचानक से क्या हुआ कि मोनार्क्स जो है वो नेशनलिस्ट फीलिंग्स, नेशन स्टेट के आइडिया को क्या करने लगे थे, फेवर करने लगे थे। अब उसको क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट था, ठीक है, इनका खुद का एक सेल्फ मोटिव छुपा हुआ था एक तरह से कहें तो। देखिए अभी तक से हमने क्या पढ़ा कि 1830 और 1848 के बीच में बहुत सारे रिवॉल्यूशंस हुए थे, ठीक है, और अभी हमने डिस्कस किया कि नेशनलिज्म और रिवॉल्यूशन का आपस में काफी इन लोग एक दूसरे से काफी कनेक्टेड थे, ठीक है, और 1830 से 1848 के बीच में काफी रिवॉल्यूशंस हुए हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो नेशनलिज्म का जो फीलिंग था वो लोगों के बीच में अच्छी पकड़ बना चुका था, मतलब एक तरह से कहे तो डोमिनेंट हो चुका था। अब इससे क्या हुआ कि उस समय जितने भी रिवॉल्यूशंस हो रहे थे, ठीक है, उस समय जितनी भी क्रांति हो रही थी, उससे उसको मतलब एक तरह से कहें तो उसके पावर को, ठीक है, उसके पावर को, उसके इफेक्ट को अब जो मोनार्क्स थे वो समझ चुके थे, ठीक है, मतलब काफी एक तरह से कहें तो रिवॉल्यूशंस जो थे ना वो काफी स्ट्रांग होते जा रहे थे लोगों के बीच में। तो इससे क्या हो गया भाई, मोनार्क्स जो थे वो अलर्ट हो गए, ठीक है। अब उन्हें समझ में आ गया था कि लोग जो हैं अब वो किसी हालत में आज न कल नेशन स्टेट की मांग करेंगे, मतलब कि एक राष्ट्र की स्थापना करो ये डिमांड रखने वाले हैं, ठीक है। और अगर मोनार्क्स इस नेशन स्टेट के आइडिया के अगेंस्ट जाएंगे तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि पीपल जबरदस्ती जो है वो राजा को मोनार्क का जो पोजीशन है उससे हटा दे, ठीक है। तो इस वजह से, इस डर के कारण मोनार्क्स जो थे, जो अब मतलब एक तरह से जो राजा थे यूरोप के, वो अलर्ट हो गए और वो लोग खुद ही पहले ही अब वो लोग क्या करने लगे, नेशन स्टेट का जो आइडिया था कि नेशन एक राष्ट्र बने उसको वो लोग सपोर्ट करने लगे। किस लिए भाई, ताकि उनका जो रिस्पेक्ट है लोगों के बीच बना रहे, लोग थोड़ा गुणगान करें उनका, और साथ ही जो उनका पोजीशन है वो उसको कंटिन्यू कर पाए। तो कुछ इन कारणों की वजह से जो कंजर्वेटिव्स थे वो नेशनलिस्ट फीलिंग को लोगों के अंदर ग्रो होने दे रहे थे और साथ ही सपोर्ट भी कर रहे थे। और कुछ इसी टाइप का इन्वायरमेंट, ठीक है, इसी टाइप का इन्वायरमेंट जो था वो जर्मनी और इटली की यूनिफिकेशन के टाइम में था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। This can be observed in the process by which Germany and Italy came to be unified as nation state. So अभी जो हमने जितने भी सिचुएशंस को डिस्कस किया, जो भी सर्कमस्टांसेस को अभी हमने डिस्कस किया, यही सारे सर्कमस्टांसेस जो थे वो एग्जिस्ट कर रहे थे कब, जब जर्मनी और इटली जो था वो यूनिफाइड हो रहा था, यानी एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा था। तो एक तरह से कहें कि जो सर्कमस्टांसेस उस समय थे वो काफी मदद कर रहे थे, जिससे कि क्या हुआ कि भाई जो इटली था और जो जर्मनी था वो नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो सका, एक राष्ट्र में कन्वर्ट हो सका। अब आगे बढ़ते हैं। As you have seen, nationalist feeling were widespread among middle class Germans who in 1848 tried to unite the different regions of German Confederation into nation state governed by an elected parliament. तो यहां पर जर्मनी का बात आ गया, ठीक है। अब हम जर्मनी का जो केस है उसमें इंटर कर रहे हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि नेशनलिस्ट फीलिंग जो था, यानी देशभक्ति की जो भावना थी, वो जर्मनी के एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल में भरा हुआ था। अब एजुकेटेड मिडिल क्लास पीपल किसको कंसिस्ट करते थे, तो प्रोफेशनल्स और बिजनेस क्लास, जैसे कि जिसमें हो गया बिजनेसमैन, रिच आर्टिशियंस, ये सब आते थे, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो नेशनलिस्ट फीलिंग था, नेशनलिज्म का जो फीलिंग था वो मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास लोगों के बीच में भरा हुआ था। और यही लोग जो थे वो 1848 में उन लोगों ने ट्राई किया था कि जो डिफरेंट रीजन्स हैं, ठीक है, डिफरेंट रीजन्स जो है जर्मन कॉन्फेडरेशन के, डिफरेंट रीजन्स जो है जर्मन कॉन्फेडरेशन को उसको यूनाइट करें, ठीक है। इन लोगों ने ट्राई कर, एक तरह से कहें तो मारा था कि भाई जो जर्मन कॉन्फेडरेशन के जो डिफरेंट रीजन्स है उसको यूनाइट करें, एक करें और एक जर्मन स्टेट बनाए, ठीक है, यानी एक नया जर्मन राष्ट्र बनाए। इन लोगों ने इस तरह कुछ ट्राई किया था।
जो कि अब जो ये जर्मन स्टेट बनेगा, ठीक है, ये जो एक जर्मन नेशन स्टेट बनेगा, ये लोग चाहते थे कि वहां पर एक इलेक्टेड पार्लियामेंट हो, मतलब कि एक ऐसा लॉ मेकिंग बॉडी हो जो कि सारे लोगों की सहमति से बना हो, और वही जो फिर इलेक्टेड पार्लियामेंट है वो जर्मन स्टेट को गवर्न करे। तो कुछ इस तरह का ये लोग व्यूज लेके चल रहे थे जर्मनी के लिए। ठीक है, तो देखते आगे कि इन व्यूज का क्या हुआ था। ठीक है, this liberal initiative to nation building was, however, repressed by the combined forces of the monarchy and military supported by large landowners called Junkers of Prussia। तो क्या हुआ कि मोनार्की यानी मोनार्क और मिलिट्री और लार्ज लैंड ओनर्स यानी जो बड़े जमींदार हुआ करते थे प्रूशिया के, ठीक है, प्रूशिया कंट्री के जो लार्ज लैंड ओनर्स हुआ करते थे, जिन्हें जंकर्स भी कहा जाता है, ठीक है, ये आपस में कंबाइन हो गए। ठीक है, ये आपस में कंबाइन हो गए, एक साथ आ गए, और ये लोग जो थे लैंड ओनर मोनार्की, मिलिट्री और ये लार्ज लैंड ओनर, ये लोग आपस में आ गए और ये लोग ओपोज करने लगे जो अभी इनिशिएटिव यानी जो मिडिल क्लास पीपल ने जर्मन स्टेट बनाने की जो एक चाह रखी थी, ठीक है, जो ट्राई किया था, उसके अगेंस्ट ये लोग आ गए, और ये लोग काफी पावरफुल थे, जिसकी वजह से जो ये नेशन स्टेट बनाने का जो ट्राई किया गया था, जो अटेम्प्ट किया गया था जर्मन को एक नेशन स्टेट बनाने का, वो क्या किया गया, सप्रेस हो गया। यानी जो एक लोगों ने पार्लियामेंट बनाने का सोचा था, उन सारी चीजों को क्या कर दिया गया, डिस्पोज कर दिया गया और डिसबैंड कर दिया गया। तो कुछ इस तरह से जो पहला अटेम्प्ट था नेशन स्टेट बनाने का, वो नाकाम रहा था। अब आगे बढ़ते हैं। From then on, Prussia took on the leadership of the movements for national unification। तब से क्या हुआ भाई कि प्रूशिया जो उस समय कंट्री था, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नेशनल यूनिफिकेशन का, यानी डिफरेंट रीजन्स को यूनाइट करने का, एक करने का जो जिम्मेदारी था वो किसने लिया भाई, तो प्रूशिया ने लिया। यानी एक तरह से कहें तो प्रूशिया का लक्ष्य था कि जो डिफरेंट रीजन्स है उसको एक करो और एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट करो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Its chief minister Otto von Bismarck was architect of this process carried out with the help of Prussian army and bureaucracy। देखिए यहाँ पे ओटो वन बिस्मार्क का बात आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, इनके बारे में आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो भाई ये जो मिशन था प्रूशिया का कि नेशनल यूनिफिकेशन का जो ये एक तरह से क्या मिशन जो लेकर प्रूशिया चल रहा था, उसकी जिम्मेदारी किसने लिया भाई, तो चीफ मिनिस्टर, प्रूशिया के जो चीफ मिनिस्टर थे ओटो वन बिस्मार्क, उन्होंने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाला। ठीक है, तो अब इनके रोल को समझते हैं कि इन्होंने क्या किया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि एक टीम बनाई, प्रूशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स। इन्होंने क्या किया कि प्रूशियन आर्मी और नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स का एक टीम बनाया। ठीक है, इनकी मदद ली, यानी प्रूशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की मदद से इनका जो भी प्लान्स था, ये जो भी एक तरह से स्ट्रैटेजी लगा रहे थे यूनिफिकेशन को लेकर, उसको इन्होंने एग्जीक्यूट किया। ठीक है, सो प्रूशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की मदद से इन्होंने एक बहुत ही मेजर रोल प्ले किया, क्योंकि अगर जर्मनी एक नेशन स्टेट बन पाया है तो इन्हीं की परफेक्ट प्लानिंग और स्ट्रैटेजीज की मदद से। इस वजह से बार बार यहां पर कहा जा रहा है कि ओटो वन बिस्मार्क जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। ठीक है, तो प्रूशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की मदद से इन्होंने एक अच्छा प्लानिंग किया, स्ट्रैटेजीज तैयार की कि किस तरह से जर्मनी को एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट किया जाए। तो क्या हुआ भाई, 3 wars over 7 years with Austria, Denmark and France ended in Prussian victory and completed the process of unification। क्या हुआ कि 3 लड़ाइयां लड़ी गई। ठीक है, 3 wars लड़े गए, कब तक, तो 7 years का पीरियड ऑफ टाइम लगा, यानी 7 साल लगे और 3 वॉर्स लड़े गए। किसके साथ भाई, तो पहला था
ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस। तो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस के साथ 3 लड़ाइयां लड़ी गई 7 सालों में, जिसमें कि प्रूशिया को विक्ट्री मिली, यानी तीनों वॉर्स में प्रूशिया जो था उसे जीत हासिल हुआ था। तो तब जाकर ये जो नेशनल यूनिफिकेशन का जो मिशन था, जो लक्ष्य था, तब जाकर ये प्रोसेस जो था यूनिफिकेशन का वो खत्म हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। In January 1871, the Prussian king William I was proclaimed German emperor in a ceremony held at Versailles. वारसाई एक जगह था जहां पर एक सेरेमनी हुआ, एक समारोह हुआ, और वहां पर जो न्यूली जर्मन स्टेट अभी बना था, यानी जो न्यू जर्मनी जो बना था, वहां मतलब न्यू जर्मनी का किंग किसे बनाया गया? तो विलियम वन को बनाया गया, जो कि क्या थे? एक प्रूशियन किंग थे। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है। जो सेरेमनी वारसई में हुआ उसका इंफॉर्मेशन हमें वहां दिया गया कि उस समय किस तरह का इन्वायरमेंट था वारसई में। ठीक है, तो समझते हैं आगे। On the bitterly cold morning of 18th January 1871, so 18 जनवरी 1871 की बेहद ठंडी सुबह थी। An assembly comprising the Prince of German States, representative of the army, important Prussian minister including the chief minister Otto von Bismarck, gathered in the unheated Hall of Mirrors in Palace of Versailles. ठीक है, तो क्या हुआ कि भाई बेहद ठंडी सुबह थी 18 जनवरी 1871 की, और वहां पर एक सभा, एक तरह से कहें तो एक असेंबली ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, जहां पर कौन कौन शामिल हुए थे? तो जर्मन स्टेट जो था उसके बहुत सारे प्रिंस यानी राजकुमार, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर्मी यानी जो सेना के प्रतिनिधि थे वो लोग वहां पर शामिल हुए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पर्सनालिटी थे, चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क भी थे वहां पर, और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स भी थे, प्रूशियन मिनिस्टर्स भी थे। कहां ये लोग गैदर हुए थे? एक साथ ये लोग कहां पर गैदर हुए थे? तो हॉल ऑफ मिरर्स, जिसे शीश महल भी कहा जाता। तो वर्साइलेस में, वारसई एक जगह था जहां पर हॉल ऑफ मिरर्स था, शीश महल था, जहां पर ये सारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे, इंपॉर्टेंट पीपल थे, कि राजकुमार, जर्मन स्टेट के राजकुमार, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर्मी यानी जो सेना के प्रतिनिधि थे, कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स, प्रूशियंस मिनिस्टर, और साथ ही कौन? ओटो वन बिस्मार्क जो थे, वो लोग सारे गैदर हुए। क्यों गैदर हुए? तो देखते हैं। To proclaim the new German Empire headed by Kaiser William I of Prussia. ठीक है, सो यहां पर जो असेंबली ऑर्गेनाइज हुआ था वारसई में, कहां पर? शीश महल में। तो वहां पर जो केजर विलियम वन थे, केजर विलियम वन जो कि प्रूशिया के किंग थे, उन्हें न्यू जर्मन एम्पायर, जो अभी न्यूली यूनिफाइड जर्मन एम्पायर था, उसका किंग बनाया गया। ठीक है, एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो था जर्मन स्टेट का वो केजर विलियम वन को दे दिया गया। आगे बढ़ते हैं। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रूशियन स्टेट पावर। सो इतने अप एंड डाउन्स के बाद जर्मनी क्या हुआ? फाइनली एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जर्मन स्टेट्स जो थे वो एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो गए, जर्मनी एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो गया, बहुत अच्छी बात है। बट हुआ किसकी मदद से? प्रूशिया की मदद से हुआ था। तो ये क्या दर्शा रहा है, ये क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि प्रूशिया जो था उस समय एक बहुत ही सुपर पावर था, एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा उसके पास इनॉर्मस पावर था प्रूशिया के पास। वो एक तरह से सुपर पावर था जिसका यूरोप पर काफी दबदबा था। ठीक है, तो ये प्रूशिया के जो एफर्ट्स थे जर्मन स्टेट को बनाने के पीछे, ये इसके पावर को बहुत अच्छे से दिखा रहे हैं कि भाई उस समय जो प्रूशिया था एक बहुत ही पावरफुल किंगडम था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The new state placed a strong emphasis on modernizing the currency, banking, legal and judicial system in Germany.
ठीक है भाई, जर्मनी एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो गया था, एक बहुत बड़ा सक्सेस था, बट उससे भी इंपॉर्टेंट था कि ये जो नेशन स्टेट बना है, ये जो एक न्यू नेशन स्टेट बना है, उसको कैसे इफेक्टिवली रन किया जाए। तो उसी को दिमाग में रखते हुए, उसी को मद्देनजर रखते हुए जो न्यू जर्मन स्टेट था वो क्या करने लगा भाई, करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम्स जो थे उसको मॉडर्नाइज करने लगा, यानी एक तरह से कहें तो और अच्छा करने लगा, बेटर वे में इस्टेब्लिश करने की कोशिश करने लगा। क्योंकि भाई अब एक नेशन स्टेट बना है तो उसको डेवलप भी तो करना है, उसका डेवलपमेंट भी तो होना चाहिए। और ये सारे जो थे, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम, करेंसी, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं डेवलपमेंट के, जो कि मैटर करते हैं। तो इन सब सारी चीजों पर फोकस किया जाने लगा। Prussian measures and practices often became a model for rest of Germany। ठीक है, तो जो भी कदम प्रूशिया उठाया करता था, ठीक है, उस समय जो भी इनिशिएटिव्स प्रूशिया लिया करता था वो एक तरह से कहें तो जर्मनी के लिए रोल मॉडल बन गया था। यानी जर्मनी जो था उसे मतलब जो भी प्रूशियन जो भी स्टेप्स उठाते थे उसको बहुत ही अटेंटिवली फॉलो किया करता था, और अपने जो मतलब अपना जो इनका रीजन था, जर्मनी था, वहां पर इसे इंपोज भी किया जाता था, एक तरह से कहे तो प्रैक्टिस भी किया जाता था। तो कुछ इस तरह से जर्मनी जो था एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट हुआ था। ठीक है, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसे फ्लो चार्ट की मदद से। सबसे पहले यूनिफिकेशन में क्या हुआ था कि पहली बार जो अटेम्प्ट किया गया था जर्मन स्टेट को एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, वो क्या हुआ था, फेल कर दिया गया था, मतलब एक तरह से नाकाम हो गया था। और किसने किया था भाई, तो कंजर्वेटिव्स ने किया था। ठीक है, फिर किसके बाद क्या हुआ कि प्रूशिया ने नेशनल यूनिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाया था। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो प्रूशिया ने उठा लिया था भाई नेशनल यूनिफिकेशन का। तो नेशनल यूनिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसने संभाला था फिर, तो ओटो वन बिस्मार्क ने संभाला था। तो उनके रोल को भी आपको याद रखना है। उसके बाद क्या हुआ था,
सो 3 वॉर्स लड़े गए थे, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के अगेंस्ट, जिसमें 7 इयर्स का टाइम लगा था और प्रूशिया वोन किया था। तो कुछ इस तरह से हुआ था, इस तरह से प्रोसीड्यूर्स चले थे, और लास्टली क्या हुआ था, और फिर जर्मनी कन्वर्ट हो गया नेशन स्टेट में, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने लिया था, तो केजर विलियम वन, जो कि एक प्रूशियन किंग थे। तो कुछ इस तरह से प्रोसीड्यूर चला था जर्मनी का नेशन स्टेट में कन्वर्ट होने का। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपको असाइनमेंट में अवेलेबल करवा दिए जाएंगे।